Hello everyone, are you getting me? Am I audible? Yes, sir. Okay. हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर है ना। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने से पहले एक बार हम आपको रिकॉल कराएंगे क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक कौन सा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था बेटा? 1990। कब कंप्लीट हुआ था? 2003। कितने साल चला था? 13 ईयर। चाइना, जापान की, जर्मनी की, फ्रांस की, सब? सारे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, नेशनल यूके। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अच्छा एक बात बता दो, इसमें जो गोल सेट किए गए थे वो 30,000 जीन को पता करना था, डेटाबेस में लेके आना था, इंडस्ट्रीज को बुलाना था, और एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को क्या करना था, एड्रेस करना था। इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज के लिए क्या बोला था? ईएलएसआई। ईएलएसआई का फुल फॉर्म एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज जो इस प्रोजेक्ट से आएंगे। अच्छा, इसे जो भी हमें नॉलेज निकली उस नॉलेज को हमने लगाया एग्रीकल्चर की, हेल्थ केयर की, इंडस्ट्री की, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन की, सब। अच्छा, जो भी जीनोम सीक्वेंस किया गया है वो केवल ह्यूमन का ही किया गया है कि बैक्टीरिया और फंगस और प्लांट्स और इंसेक्ट की, सबका? सबका हाँ, सबका किया गया है। ह्यूमन का भी किया गया है, बैक्टीरिया का भी किया है। बैक्टीरिया में कौन सी है? हीमोफिलस बैक्टीरिया का। अच्छा एक बार बताओ, फंगस में किसका? ईस्ट का। और प्लांट्स में भी क्या था? एराबिडोप्सिस थैलियाना। एराबिडोप्सिस थैलियाना। और एक और था निमेटोडा, जिसका नाम क्या था? एक निमेटोडा था, निमेटोडा का क्या नाम था? बता बच्चों, एक निमेटोडा था, निमेटोडा का क्या नाम था? कैनोरहाइड्राइटिस 11। कैनोरहाइड्राइटिस एलिगेंस। कैनोरहाइड्राइटिस एलिगेंस ये पैथोजेनिक था कि नॉन पैथोजेनिक? नॉन पैथोजेनिक। पैरासिटिक था कि फ्री लिविंग? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग। सारी चीजें आपको याद है। अच्छा एक बात बता दो, जो भी ह्यूमन जीनोम से जो डाटा निकला था उसके पॉइंट्स के रूप में हमने एनसीईआरटी में डिक्टेट किया था, वो पॉइंट्स याद है आपको? ये कौन हंस रहा है, खेल रहा है एकदम है? पता है ह्यूमन के जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस है? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। एक एवरेज जीन में कितने बेस पेयर हैं? 3। एक एवरेज जीन में 3000 है ना? यस सर। एक एवरेज जीन में 3000 बेस है। सबसे बड़े जीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन में कितने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है? 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन। अच्छा अच्छा, ये बता 99.9% जो जीनोम है वो सबका एक है कि अलग अलग है? एक है। 99.9% सबका एक है। गुड। अच्छा एक बात बताओ, जो भी मोर देन 50% डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन क्या है? अननोन। लेस देन 2% प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड, है ना? लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, मोर देन 50% डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन अननोन है। ह्यूमन के जीनोम में रेपिटेटिव डीएनए स्मॉल पोर्शन, एक लार्ज पोर्शन? लार्ज पोर्शन। दे डू हैव डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन कि डू नॉट हैव डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन? Do not have direct coding function. बट शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के, डायनामिक्स की, इवोल्यूशन की, सब? सब। क्रोमोसोम 1 में लीस्ट जीन है कि मोस्ट जीन है? मोस्ट जीन। 29। 68। 29। 68। अच्छा क्रोमोसोम वाई में क्या है? मोस्ट की फ्यू? फ्यूएस्ट। 230। 231। अच्छा 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसा है जहां पे डिफरेंस है सो मेनी बेस का कि वन बेस का? 1 बेस का। उसको क्या बोलते हैं? स्निप्स। SNIPS, स्निप्स, है ना? चलो अब हम बोर्ड वर्क करने जा रहे हैं। अब हम ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कैसे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं उसका तरीका देखेंगे। वो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, वो तुमको लिखना पड़ेगा। तो हम कैमरा से कनेक्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बच्चों आवाज आ रही है?
Yes, sir. हेलो बच्चों। Yes, sir. गुड। बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. हम जा रहे हैं देखने स्टेप्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। हम जा रहे हैं देखने स्टेप्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग के स्टेप्स क्या है? यानी अगर मान लो कोई भी पौधा है या कोई इंसेक्ट है या इवन ह्यूमन का जो जीनोम है उसको सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, स्टेप्स है। तो अगर तुम याद करोगे 6-7 स्टेप है तो तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ जाओगे तो फिर भूलना भूल जाओगे। तो समझ लो, जो पहला स्टेप है वो सबसे पहले जिसका भी जीनोम सीक्वेंस करना है उसका डीएनए निकलना है, मतलब हमको डीएनए चाहिए। तो जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी सबसे पहले जिस डीएनए का, चाहे वो प्लांट डीएनए हो, चाहे एनिमल डीएनए हो, या कोई बैक्टीरिया हो या फंगल डीएनए है, जो भी है, तो आपको ना उसके डीएनए को आइसोलेट करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है ना। डीएनए निकाल लिया तुमने, तो जो भी डीएनए निकाले हो, जैसे कपड़ा, जैसे मान लो हमको शर्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, कपड़ा खरीद के ले आएंगे, फिर उसको काटेंगे। तो काटने के लिए क्या यूज करते हैं, कैंची। तो ऐसे डीएनए को काटने के लिए जो कैंची होती है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 12th में बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल भी होगा, तो उसको यूज भी करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको मॉलिक्यूलर स्केल्पल कहते हैं, समझो। तो जो भी है आपका जो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो इसमें दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए इनटू रैंडम फ्रेगमेंट। कन्वर्जन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए into random fragment। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो दूसरा स्टेप हो गया है कन्वर्जन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, यानी जो भी डीएनए आइसोलेटेड डीएनए है, जो डीएनए निकाले हो उसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, किसमें, रैंडम फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में। बाई आरी का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या बोला हमने, हम आपको स्टेप्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग बता रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। उसके बाद हमने कहा है जो भी डीएनए आइसोलेट किया है उसको कन्वर्ट कर देंगे रैंडम फ्रेगमेंट में, छोटे टुकड़े में। किसका इस्तेमाल करके, आरी का इस्तेमाल करके, और आरी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, जिसको भी जिस टुकड़े का सीक्वेंसिंग करना है आपको उसका हम क्या करेंगे। देखो हमने क्या बोला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कन्वर्जन ऑफ आइसोलेटेड रैंडम फ्रेगमेंट। अब क्या है, क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट बाय यूजिंग, या क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट, जो भी तुम फ्रेगमेंट निकला है, क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट बाय यूजिंग अ सुटेबल वेक्टर। ये कोई भी सुटेबल वेक्टर का इस्तेमाल करके, देखो वेक्टर समझ रहे हो ना। चलो जल्दी बताओ, मलेरिया किससे होता है, मेल एनाफिलीज की फीमेल एनाफिलीज? फीमेल एनाफिलीज। किसी से नहीं होता है, गलत। प्लाज्मोडियम। सब बेवकूफ बन गए।
वहां पे फीमेल एनाफिलिस क्या है? वेक्टर है. वेक्टर इज नॉट गोइंग टू कॉज अ डिजीज, दैट इज गोइंग टू ट्रांसमिट अ डिजीज. समझो, क्लोनिंग अ फ्रेगमेंट बाय यूजिंग अ सूटेबल वेक्टर. एक सूटेबल वेक्टर को यूज करके क्या है, हम उसको क्लोन करेंगे. तो वेक्टर, सूटेबल वेक्टर क्या हो सकता है? बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, बीएसी. फंगस के लिए यूज करेंगे, वाईएसी. और किसी भी में से ह्यूमन है ना, या किसी भी मैमल्स के लिए यूज करेंगे, एमएसी. अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, आपको तीन ही पढ़ने हैं, तीन ही पढ़ने हैं केवल. बीएसी का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. और वाईएसी में वाई का मतलब क्या हो गया? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. एमएसी में एम का मतलब क्या? मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. मैमेलियन आर्टिफिशियल. मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? स्टेप्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग. मैं आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ. तो जीनोम सीक्वेंसिंग के स्टेप्स के बारे में बात करें तो जो पहला स्टेप्स है वो याद रखेंगे. तो पहला स्टेप है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है. और दूसरा जो स्टेप है कन्वर्जन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए इनटू रैंडम फ्रेगमेंट बाय रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस. जो तीसरा स्टेप है क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट या डिजायर्ड फ्रेगमेंट बोलो बाय यूजिंग अ सूटेबल वेक्टर बीएससी वाईएससी एमएससी. अगर क्लोन कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या? सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम. उसके बाद एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, एक मशीन है जिसका नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में उन फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग के बाद हम डाल देते हैं. तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर क्या करता है? सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग, या इट्स बेटर टू से सीक्वेंस. उसके बाद हम क्या करेंगे? सीक्वेंसर में डाल देंगे. सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग ऑटोमेटेड मतलब वो मशीन का मैनुअल नहीं है, वो ऑटोमेटिक काम करती है. क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट इतने छोटे होंगे कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर हम सीक्वेंसिंग करते हैं. सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग, जो ऊपर लिखे थे, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर क्या है? सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. जो भी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है इसका यूज करके उसको सीक्वेंसिंग कर लेते हैं. उसका तो कंप्यूटर पे जुड़ा होता है, वो कंप्यूटर पे पूरा एक एक चीज सीक्वेंस निकल के आ जाता है. तो ये है बेटा आपका स्टेप्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग. सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. बताओ बच्चों, सबसे पहला क्या है? Isolation of DNA. अच्छा, दूसरा क्या है बताओ? Conversion of isolated DNA into random fragments by RE. भाई क्या restriction endonuclease by RE, that is restriction endonuclease. उसके बाद क्या है? क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट by using a suitable vector. तीसरा क्या है? क्लोनिंग ऑफ fragments by using a suitable vector. चौथा क्या है? सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर. ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर, जो साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सेंगर. रिमेंबर, अच्छा एनसीईआरटी खुद कहती है रिमेंबर, सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन एनी पॉलीपेप्टाइड चेन. यही वो साइंटिस्ट है सेंगर जिसने किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के सीक्वेंसिंग के लिए जाना जाता है. सेंगर, एनसीईआरटी कहती है रिमेंबर, सेंगर आल्सो credited for sequence of amino acid in any polypeptide chain. अच्छा, what do you mean by polypeptide chain? पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो सकता है? हे भगवान, पॉलीपेप्टाइड माने प्रोटीन. मतलब पॉलीपेप्टाइड माने many chains of protein. हाँ, पॉलीपेप्टाइड मींस सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड. किसमें होता है? प्रोटीन में, जो कि बायोमॉलिक्यूल है. तो चलिए, आप देख रहे हो बच्चों कि जीनोम के सीक्वेंसिंग के कितने स्टेप्स हमने बता दिया? 4. कौन से हैं? Isolation of DNA. नेक्स्ट कौन सा है? Conversion of isolated DNA into random fragments by RE. अच्छा, तीसरा क्या है?
Cloning of fragments by using a suitable vector. क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट बाय यूजिंग अ सुटेबल वेक्टर। सुटेबल वेक्टर क्या क्या हो सकता है? अच्छा, बीएससी का फुल फॉर्म बताओ। Bacterial artificial क्रोमोसोम। अब आईएससी का फुल फॉर्म बताओ। Yeast artificial chromosome. एमएससी का फुल फॉर्म बताओ। Mammalian artificial chromosome. अच्छा बच्चों, ये हो सकता है कि अचानक क्लास बंद हो जाए अभी, क्योंकि बहुत तगड़ा आंधी तूफान बहुत तेज आ रहा है, भयंकर बारिश हो रही है। पर्दा हटा के देखिए, भयंकर हो रही है। चलो, तो हो सकता है कि अचानक डिस्टर्बेंस हो जाए, हालांकि होगा नहीं, ऐसा ना हो, बस एक में भी एक चांस हो सकता है। तो अच्छा ये बताओ, ये लिख लोगे बोर्ड में? Yes sir. अच्छा एक बात बता दो कि पहले सबसे पहले काम क्या होता है? डीएनए निकालना, उसके बाद क्या है? फ्रेगमेंट में बनाना, फिर क्या उस फ्रेगमेंट की क्लोन करना। तो क्लोन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Suitable vector. वेरी गुड, सुटेबल वेक्टर। अच्छा बताओ उसके बाद अच्छा पहले क्लोनिंग होती है, सीक्वेंसिंग? Cloning. अच्छा, उसके बाद सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Automated DNA sequencer. अच्छा, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का प्रिंसिपल किसने डेवलप किया था? Sanger. जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, उन्होंने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर का प्रिंसिपल डेवलप किया था कि कोई और भी काम किया था? पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड Sequence of amino acid in any चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेटा मिटा दें? यस सर। देखिए, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके जो फादर हैं एलेक जेफरी, इंडियन फादर डॉक्टर लालजी सिंह। समझो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं, उसी को हम डीएनए सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज अपने दिमाग में भर लीजिए। क्या हम सबसे पहले कह रहे हैं? क्या हम देखने जा रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं। इसी को हम डीएनए टाइपिंग बोलते हैं। इसी को हम डीएनए सैंपलिंग बोलते हैं। देखो ये तुम जाओगे तो फोरेंसिक मेडिसिन में उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे, बट यहाँ पे बहुत कम दिया है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? तो चाहे तो वाला पढ़ा दे, लेकिन उसकी कोई जरूरत अभी है नहीं। तो जितना तुम्हारे किताब में दिया उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा, बट बाकी बहुत डिटेल में नहीं आएंगे। हम कह रहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आप देख रहे हैं, इसी को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए सैंपलिंग या डीएनए टाइपिंग बोलते हैं। देखो, इसकी जो शुरुआत करी थी, इसके जो फादर हैं, इसके हम कहें आपसे, इसके जो फादर और इंडियन फादर, दोनों याद रखना, इंडियन फादर, इसके जो फादर हैं डॉक्टर एलेक जेफरी और इंडियन फादर डॉक्टर लालजी सिंह। और इंडिया के एक और साइंटिस्ट हैं जो जिनका नाम पूछा जाता है, डॉक्टर वीके कश्यप। जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, डीएनए सैंपलिंग है, डीएनए टाइपिंग है, याद रखिएगा, इसके फादर हो गए। ये इसका जो बेसिस होता है, इसका जो आधार है, इसका जो बेसिस है वो क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, डीएनए टाइपिंग है, डीएनए सैंपलिंग का जो बेसिस है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। What do you mean by polymorphism? Variation at genetic level. Variation at genetic level. How do polymorphism arise? क्यों polymorphism arise होते हैं? Due to mutation, due to genetic mutation, due to mutation. समझो,
अच्छा देखो, कोई भी वेरिएशन होता है, जैसे मान लो कोई दुबला हो गया, दुबला से मोटा हो गया, वेरिएशन है। अच्छा, जो वेरिएशन होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। क्या है, पहले क्या है, थोड़ा सा पेट नहीं था, अब देखो घर पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, जिम वाला नहीं हो पा रहा, पेट निकल रहा है, ये वेरिएशन है। ये क्या, शोल्डर चौड़े होते थे, एकदम गल गया पूरा, क्यों एक्सरसाइज छोड़ दिया, ये वेरिएशन है। बट ये वेरिएशन ऐसा ना जो बार बार चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो सिगरेट पिए या अल्कोहल पिए तो उससे क्या होगा, जो मेरी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, जो स्पर्म होंगे उसमें डिस्टरबेंस होने लगेगा, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो अपंग पैदा होंगे, हो सकता है कोई उनको डिसऑर्डर हो पैदा जन्म से ही। समझो बात को। तो दो तरह के म्यूटेशन है, दो तरह के वेरिएशन है। एक होता है ओवरऑल हमारी बॉडी में होता है, उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। लेकिन मान लो कोई भी गैस है या सिगरेट का धुआं है या अल्कोहल है या कोई ऐसा दवाई है, वो हमारे जर्म्स पे काम कर रहा है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होता है, स्पर्म ओवम, ये कहां बनते हैं, टेस्टिस और ओवरी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म का जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेशन तब होता है जब वो जर्म सेल्स में अफेक्टेड हो। देखो हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है वो सब सोमैटिक सेल है, बट टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर जो सेल है वो, जैसे हम बोले स्पर्म मदर सेल या ओवम मदर सेल जो होती है जिसे स्पर्म और ओवम बनते हैं, वो उसके अंदर का म्यूटेशन हो जाए तो अगली पीढ़ी में जाती है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो जेनेटिक लेवल पे एक वेरिएशन है, एक ऐसा वेरिएशन जिसके लिए जिम्मेदार म्यूटेशन है, और ये म्यूटेशन सोमैटिक सेल में नहीं है, जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स में। अच्छा, ये जो होता है ये अपीयर इसमें कभी इंडिविजुअल में नहीं होगा। ये जो होता है अपीयर कहाँ होता है, जो भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म है या वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल है जो कि म्यूटेशन से हुआ है, ये अपीयर किसमें होता है, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में कहने का मतलब क्या, अगर तुम बदमाशी कर रहे हो, अगर तुम प्रॉपर तरीके से चीजों को लेकर बाइंड अप करके आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो तुम अपने साथ नहीं आने वाली पीढ़ियां खराब कर रहे हो। समझो बात को, कोई भी चीज अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, समझो। तो किसमें दिखता है, इंडिविजुअल की लाइफ इसमें खत्म हो जाएगी, यानी वो जो बदलाव हुए हैं वो पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इट इज द पॉपुलेशन जहां पे नेचुरल सिलेक्शन होता है। कभी भी नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन वो इंडिविजुअल में नहीं होता है, वो पॉपुलेशन से होता है। बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल से ही मिलकर पॉपुलेशन बनता है, बट दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। इंडिविजुअल की बर्थ हो सकती है, डेथ हो सकती है, बट पॉपुलेशन का बर्थ नहीं होता, डेथ नहीं होता। पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। समझो, इंडिविजुअल में सेक्स होता है, या तो मेल होगा या फीमेल, बट पॉपुलेशन में सेक्स नहीं होता, सेक्स रेशियो होता है। समझो बात को, बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन बना है, बट पॉपुलेशन जो होता है हायरार्की में हायर यूनिट है, ये वो लेवल है जहां में नेचुरल सिलेक्शन होता है। मैं बात कर रहा हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जिसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग या डीएनए सैंपलिंग बोलते हैं। इसके फादर डॉक्टर एलेक्स जेफरी हैं, इसके इंडियन फादर डॉक्टर लालजी सिंह हैं, और दूसरे इंडियन साइंटिस्ट जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मशहूर है पूरे विश्व में, उनका नाम डॉक्टर वीके कश्यप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। हाउ डू दिस इज गोइंग टू अराइज, ड्यू टू म्यूटेशन। कहां, जर्म सेल्स में। कब अपीयर होता है, पॉपुलेशन में। क्यों पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड पॉपुलेशन लेवल। और याद रखिएगा, ये पॉपुलेशन में भी अपीयर तब होगा जब जो म्यूटेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 0.01 से ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन 0.01 से ज्यादा होगी, तब तो पॉपुलेशन में अपीयर करेगी। याद रखिएगा, इसी पॉलीमॉर्फिज्म माय डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक दूसरी घटना होती है स्पीशिएशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म और स्पीशिएशन, इसी दोनों के कारण, समझ रहे हो, नेचुरल सिलेक्शन होता है। देखो, नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, एडेप्टेबिलिटी, इनहेरिटेड, इट हैज अ जेनेटिक बेसिस, ब्रांचिंग, डिसेंट and natural selection are the two key concept of Darwinian theory of evolution। ये जो बातें बोले हैं, इवोल्यूशन पढ़ोगे तब और अच्छे समझोगे। क्या बोले हैं, जो कुछ भी हम अपने अंदर एडाप्ट करते हैं वो आगे पीढ़ी में जाता है। हमने क्या बोला, एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, क्योंकि उसका जो भी हम एडाप्टेशन कर रहे हैं उसका एक जेनेटिक बेसिस है।
देखो ना, जैसे डॉक्टर बनना तुम सब चाहते हो, क्या सब बन पाओगे? जिसके बॉडी में से जीन्स होंगे जो उनको प्रेरित करेंगे बनने के लिए, बन जाएंगे। और जिसकी जीन्स के यार कहाँ पढ़ रहा है, चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं, चलो ये करते हैं, दोस्ती करते हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, वो जीन एक्सप्रेस होकर करा देगी। समझो बात को माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो नई नई प्रजातियां आ रही हैं, या जो भी बदलाव तुमको फ्लोरा और फना और माइक्रोब्स में देखने को मिल रहा है, वो सबके लिए जिम्मेदार क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के कितने मतलब नेचुरल सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा कौन है? स्पीसीज। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन है। हम मोटे हो जाए, पतले हो जाए, वो फिजिकल लेवल पे है। लेकिन अगर मान लो स्पर्म में चेंजेस है, ओवर में चेंजेस आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए में चेंजेस आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा, इनहेरिटेंस का कौन सा बेसिस है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में क्या है? डीएनए, उसमें अगर चेंज हो जाए, ये क्यों होता है भाई? म्यूटेशन। कहाँ? सोमेटिकल जर्म सेल। कब अपीयर होता है? पॉपुलेशन में। जब म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी? 0.01। तभी क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। स्पीसीएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। देखो, मौजूदा उपयुक्त प्रजातियों से नई प्रजाति का आना। My dear students, what are we going to see? Formation of a new species from already existing species is known as speciation. Take a screenshot. बेटा मिटा दे। बच्चों हो आप लोग? हाँ सर। चलो ये बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम? डीएनए प्रोफाइलिंग। तीसरा नाम? डीएनए टाइपिंग। चौथा नाम? डीएनए सैम्पलिंग। अच्छा, इसके फादर कौन है? डॉक्टर एलेक्स जेफ। इंडियन फादर कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह। एक और इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताओ जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं? डॉक्टर वीके कश्यप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन है जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन जेनेटिक लेवल। हाउ डू पॉलीमॉर्फिज्म अराइज? हाँ, म्यूटेशन का सोमेटिक सेल की जर्म सेल। अच्छा, ये अपीयर होता है इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन में। जो हर फ्रीक्वेंसी में अपीयर होता है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है? फिक्स है। क्या है फ्रीक्वेंसी? मोर देन 0.01। अच्छा, जो भी दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन होता है उसके पीछे जिम्मेदार पॉलीमॉर्फिज्म की स्पीसीएशन की सब दोनों। अच्छा, ये बताओ क्या होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल? पॉलीमॉर्फिज्म। डर क्यों रहे हो? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, पॉलीमॉर्फिज्म। हाउ डू पॉलीमॉर्फिज्म अराइज? म्यूटेशन। म्यूटेशन इन व्हिच सेल? germ cell. Appear in individual population. अच्छा, एक बात बता दो, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज? Speciation. चलिए, अब कहो तो हम मिटा देंगे। मिटा देना? Yes sir. अच्छा, पॉलीमर ये बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है? डॉक्टर एलेक्स। डॉक्टर लालजी सिंह? नहीं, डॉक्टर एलेक्स जेफरी है ना? हाँ सर। Yes sir. इंडियन फादर कौन है? लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह। अच्छा, डॉक्टर लालजी सिंह के अलावा कोई ऐसा नाम बताओ जो इंडिया में फेमस है? डॉक्टर वीके कश्यप। अच्छा, अब सुनना, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो है क्या कि हम डीएनए को क्या करते हैं, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उससे पहले थोड़ा सा एक और नॉलेज दे दें आपको। जैसे हमने कहा कि 99% जीनोम क्या है? आइडेंटिकल है। और 100% जीनोम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल यानी जो भी ह्यूमन होते हैं, हम कहें किसी ह्यूमन में 99% जीनोम आइडेंटिकल है,
कि 100% जीनोम आइडेंटिकल है, कौन सा सही है? 99%। हाँ बेटा ये गलत है, ये सही है। 100% जीनोम सीक्वेंस, जीनोम जो है आइडेंटिकल है। 100% जो हमारा जीनोम है तुम्हारा जीनोम है, बट उस जीनोम में अगर हम बात करें जीनोम के सीक्वेंस का, जीनोम नहीं, जीनोम के सीक्वेंस का, किसी भी एक प्रजाति के जो जीनोम होता है वो फिक्स होता है, उसका सीक्वेंस जरूर होता है भाई, सब में ATGC ही होगा। तो whenever we are going to talk about genome या genome sequence, both are quite different thing. You know what? हम अगर बात करें जीनोम की सीक्वेंस की तो 99.9% क्या है? सेम है। केवल 0.1% डिफर है। तो अगर हम तुमसे बात करें ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट, जो ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट है, वो 3.3 into 10⁹ बेस पेयर है। तो सबका जीनोम तो एक ही है। अगर जीनोम का सीक्वेंस की बात करें तो 99.9% क्या है? सेम। जो डिफरेंस वो केवल 0.1% का है। तो हम कहें जीनोम टोटल इतना है, तो इसमें कितना 0.1% ऑफ दिस 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। तो 0.1% ऑफ 3.3 10⁹, ये जो डिफरेंस है बहुत कम है कि बहुत 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 कम है? बहुत ज्यादा है। बहुत कम। बहुत कम नहीं है शिखा, गलत हो गया, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसको निकालो, कैलकुलेट करो। 0.1 को डेसिमल परसेंट क्या है? 0.1% का मतलब होता है क्या? 100। पॉइंट हटाओ क्या आ जाएगा? इंटू। ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू। ये 3.3 into 10⁹। अब जरा सोच लो, ये क्या है? 10⁻³ है। x⁻m/x⁻n क्या होगा? x⁻m-n। यानी जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.3 into 10⁻⁹ कितना आ जाएगा? 10⁻�6। 10 ये 3 ऊपर जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 6। यानी मिलियंस का अंतर है। ये 0.1% ही क्या है? बहुत देखते नहीं हो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। वो आज कौन सा दिन है? मंडे है। अच्छा मंडे है। एक मिनट बच्चों, $421 पॉइंट ऊपर है शेयर मार्केट आज। देखो जो शेयर होता है उसमें 421 पॉइंट है, तो कोई शेयर 0.1% बढ़ा होगा, 0.2% बढ़ा होगा, पर कंपनियों का जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट लगा है वो बहुत ज्यादा है। बिलियन में लगाओगे तो मिलियन में एक दिन में कमा लोगे, 1 सेकंड में कमा लोगे। सोचो, यानी 0.1% में अगर किसी ने बिलियन रुपए लगाए हैं, तो अगर 0.1% उसका शेयर अगर इंक्रीज कर गया तो उसकी कमाई किसमें होगी? मिलियंस में। इससे तुम सीख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ही अगर करते जाए और कंटिन्यूअस करते जाए तो बहुत बड़ा रकम खड़ा कर सकते हैं। सोचो, तो ये मिलियंस का अंतर है। देखो नो डाउट हर ह्यूमन में जो जीनोम होता है वो 100% आइडेंटिकल है, लेकिन जीनोम के सीक्वेंस की बात करें तो 99.9% सेम है, आइडेंटिकल है। केवल 0.1% का डिफरेंस है, बट वो 0.1% का जो डिफरेंस निकालते हैं तो मिलियंस में आता है। और ये जो डिफरेंस है, समझो, ये आता है तुम्हारा, इसी डिफरेंस को बोलते हैं VNTR। इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। जो VNTR है, हम 50% VNTR फादर से लेके आते हैं और 50% जो VNTR है वो मदर से आते हैं। No 2 person can have identical VNTR except monozygotic twin। यानी दुनिया में कोई ऐसे 2 इंडिविजुअल नहीं है जिनके VNTR एक जैसे होंगे।
समझो बात को। तो VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में 50% पापा से आता है, 50% मदर से आता है, और कोई भी दो बंदे हम लिख सकते हैं, नो टू पर्सन हैव identical VNTR except monozygotic twin, अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विन की बात करें तो उनमें तो होगा, एक ही जाइगोट से बने हुए VNTR एक जैसे होंगे। अगर मान लो क्या है, जब हम पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई औरत आ गई छोटे से बच्चे लेके, यार एक कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा बच्चा है, अब क्या होगा? तो भाई हमारा बच्चा है कि नहीं है, अब या तो हम जानते हैं, औरत जानती है, बच्चा तो जानता नहीं है, तो क्या होगा? पुलिस केस होगा। तो पुलिस केस होगा तो पुलिस जाएगी लेके, पहले तो पुलिस डराएगी उसको, अभी सच बोल दो, फिर मेरे पे प्रेशर बनाएगी, फिर उसको लगेगा कि नहीं कुछ नहीं निकल रहा है, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाएगा। उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उस बच्चे का डीएनए सैंपल लेंगे और मेरा डीएनए सैंपल लेंगे, और दोनों डीएनए सैंपल को लेके उसे VNTR देखेंगे। अगर उस बच्चे के अंदर 50% VNTR है, उस बच्चे के अंदर, भाई साहब हम जितना भी कमा के इकट्ठा किए होंगे आधा उसको चला जाएगा, उसके बाद उस औरत को जिंदगी भर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन अगर लेट सपोज कि उस औरत ने झूठा आरोप लगा दिया, उस केस में क्या होगा? मैं क्या करूंगा? लीगल एक्शन लूंगा उसके खिलाफ। क्या कि हमारी इसके आने से हम टोटल क्या है इतने रुपए कमाते थे, पर उसके क्लेम करने से ये मेरा हरासमेंट हुआ है और मैं मानसिक तौर पे टूट गया हूँ, मेरा जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न देते होंगे उस अकॉर्डिंग की एक लायबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी, समझो। तो पुलिस ये डराएगी उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराने से। हर छोटी छोटी बात पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता है, क्योंकि VNTR बोर्ड पे लिखना बड़ा आसान है, पर लैब में परफॉर्म करना दिस अ वेरी डॉन्टिंग वर्क, थकाऊ उबाऊ झेलिंग वर्क, झेलाऊ वर्क है। दिस इज गोइंग टू इन्वॉल्व सो मेनी मनी, बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। तो हर बात के लिए क्या है, पैटर्नल डिस्प्यूट्स के लिए हर बात पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होती है। हाँ, अंतिम विकल्प है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना जब कोई क्या है पैटर्नल डिस्प्यूट्स हो गया कि किसी बच्चे के मालिकाना हक के ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा आ जाए और बोले हम आपके भाई, अब हम आपके भाई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरे से उसके 50% VNTR मिलते होंगे या मेरे पापा से मिलते होंगे, तो अगर मान लो कोई बच्चा आ जाए कि हम आपके दादाजी के नाती हैं, ठीक है, आपके दादाजी की दूसरी शादी हुई थी, तो दादाजी की प्रॉपर्टी में उसका हक होगा, तो उसका VNTR देखेंगे और मेरी फैमिली का डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस देखेंगे, VNTR में डाइवर्जेंस कितना है या कन्वर्जेंस कितना है, वो सब हम मिला लेंगे। अगर डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस अगर सेम निकला तो इसका मतलब वो दादाजी का नाती है, जो पैतृक संपत्ति है उसको उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। आप देखेंगे क्या है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट, दबंग प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तो बिल क्लिंटन जो थे वो क्या है, बिल्कुल उनकी गर्लफ्रेंड थी मोनिका लेविन्स्की के साथ उनका अफेयर था, और क्या है जब ये राष्ट्रपति बने तो उसके बाद मोनिका लेविन्स्की से 5-6 साल तक इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, ना फिजिकल ना सेक्सुअल कांटेक्ट। तो 6 साल बाद सेक्सुअल कांटेक्ट का या सेक्सुअल हरासमेंट का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया उन्होंने, मोनिका लेविन्स्की ने। तो कोर्ट ने इनको बुलाया तो बोला कि आपके साथ इनके नाजायज संबंध है, उन्होंने कहा नहीं है, ये प्रूव करें। और इनको भाई ही वाज डैम कॉन्फिडेंट कि हम 6 साल पहले मिले थे इससे, 6 साल के बाद आज तक कोई कांटेक्ट नहीं है, तो क्या घंटा प्रूफ होगा। पर मोनिका लेविन्स्की वाज सो स्मार्ट, उसने क्या किया, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब इनका इजैकुलेशन हुआ था तो उसने अपने अंडरगारमेंट्स में उसने इजैकुलेशन को संभाल कर रख लिया था। शी हैज प्लेड अ वेल प्लान्ड गेम। उसके बाद क्या हुआ, उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अपनी जो पैंटी थी वो दे दी वहां कोर्ट में। जब उसके अंडरगारमेंट्स में उसका डीएनए जो निकला सीमेन का होगा, सूखा हुआ होगा, सोचो कितना पुराना होगा, 6 साल पुराना, कैसे संभाल के रखी होगी राम जाने। तो जो भी है उसके सीमेन को जब निकाला गया और निकाल के जब सीक्वेंसिंग किया गया और बिल क्लिंटन के सीक्वेंसिंग किया गया तो कोर्ट के सामने पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा। यानी याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो सैंपल है, सीमेन का उदाहरण क्यों दिया हमने, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है और बहुत कम मात्रा में जब प्रेशर के कुछ ही देर बाद सूख जाता है और 5-6 साल बाद वो कामयाब है, ताकि उसे हम फोरेंसिक रिपोर्ट निकाल। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उसको जान से मारे जबरदस्ती, तो उसके रूम से पूरा बेड हटा दिया, सारा हटा दिया, कहीं से कुछ डीएनए ना मिल जाए। अदरवाइज
अगर सीबीआई जो जांच है, अगर बेड के सामने बेड हो रहता उसका, अगर पूरा रंगाई पुताई ना कराए होते सब, तो एकदम 100% सीबीआई वाले डिस्क्लोज कर चुके होते थे। समझो बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जो सैंपल है बहुत कम मात्रा में, चाहे सलाइवा मिल जाए, सलाइवा या किसी तरह का ब्लड मिल जाए, ब्लड या हेयर फॉलिकल हो, या हेयर फॉलिकल हो। देखो अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराधी कितना भी शातिर हो, सुराग छोड़ जाता है। और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जो फोरेंसिक टीम में लोग होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट लोग, तुम देखे होंगे जो डिटेक्टिव होते हैं, कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिटेक्टिव होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल किसी रूप में, सलाइवा हो सकता है, ब्लड हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, या सीमेन हो सकता है, सीमेन हो सकता है, या कोई बॉडी फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड हो, बहुत ट्रेस में मिल जाए, हल्का ट्रेस। हमने क्यों मोनिका लेविन्स्की की कहानी सुना दी तुमको, समझो, क्योंकि 6 साल पुराना, वो भी अंडरगारमेंट में रखा हुआ। आप ऐसे ही कोई कपड़ा रख दो 4-5 साल बाद, तो देखोगे क्या है, अपने आप क्या है, वो सड़ जाता है। जब नोटबंदी हुआ तो हमने क्या किया, खूब पैसे दे, खूब कपड़े खरीद लिए, कपड़े खरीद अलमीरा बना दिया कि 2-3 साल खरीदना नहीं पड़ेगा। एक दिन के अलमीरा खोले तो हमने कहा चलो पहनते हैं, जैसे निकाला हम देखा है खराब हो गया, फिर दूसरा निकाले, पूरी अलमारी में सारे कपड़े खराब, क्योंकि पता नहीं क्या उसमें लग गया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, कपड़े भले खराब हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए है, वो कितना, डीएनए बहुत स्टेबल होता है, डीएनए बहुत स्टेबल होता है। बट ध्यान रखना कि हेयर नहीं, हेयर फॉलिकल होना चाहिए। सलाइवा है, ब्लड है, हेयर फॉलिकल है, सीमेन है, कोई भी बॉडी फ्लूइड है, चाहे जितना ट्रेस भी हो, तो एक टेक्निक होती है पीसीआर, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक में पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। पीसीआर ये बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल करके आजकल हम लोग कैंसर डिटेक्शन करते हैं, एचआईवी डिटेक्शन करते हैं, इवन जो कोरोना का किट आया है वो पीसीआर किट है, 1 सेकंड में आंसर देता है। मतलब तुम लगाओगे 3 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी तुम्हारी, यानी विदिन 10 मिनट घर जा सकते हो अपना कि तुम कोरोना पॉजिटिव होगी नहीं, जो पीसीआर है। तो पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं, चाहे सैंपल जितना कम अमाउंट में है, पीसीआर टेक्निक का यूज करके हम डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं, डीएनए एम्पलीफिकेशन, समझो। इसके निकनेम पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं, वो हम पढ़ाएंगे इसके बारे में बायोटिक में। तो हम पीसीआर का भी सहारा लेते हैं किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब तुम ये मत सोचना कि केवल जो है पैटर्नल डिस्प्यूट्स या कोई भी मर्डर का केस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, नहीं। इससे ये भी पता चल सकता है कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है। अगर वहां से सैंपल आया, उसके अंदर डीएनए खोजेंगे, अगर डीएनए थोड़ा सा भी मिला बहुत ट्रेस में भी, तो एम्प्लीफाई करके उस डीएनए का हम प्रोजेक्शन कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, समझो बात को। चलो जल्दी बताओ, ये बताओ डीएनए का जो सैंपल है, सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सैंपल है, वो सलाइवा की, ब्लड की, हेयर फॉलिकल की, सीमेन की, बॉडी फ्लूइड की, सब। अच्छा एक बार बताओ, क्या बहुत पुराना है वो भी यूज हो सकता है क्या? हाँ। अच्छा एक बात बता दो, इसमें जो भी हम देखते हैं वो एसएसआर देखते हैं कि वीएनटीआर? तो भी वीएनटीआर है, 50% कहाँ से आता है? फादर, 50% बचा हुआ मम्मी से। अच्छा क्या 2 लोगों का वीएनटीआर एक होते हैं? नहीं, नहीं। किसकी एक हो सकते हैं? होमोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या कराते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। जो भी डीएनए का सैंपल लिया हमने, अगर कम मिला है तो पीसीआर से एम्प्लीफाई करा लिया, उसमें कराएंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा तुमको हम इसको मतलब बड़ा देसी स्टाइल में समझाना चाह रहे हैं, बहुत कम एफर्ट में सब कुछ, जरा समझो। अच्छा ये बताओ, जब दूध गर्म किया जाता है तो दूध की जो मलाई होती है, तो कुछ लोग मलाई यूज करते हैं, कुछ लोग हटा देते हैं। तो जो मलाई, कुछ लोग देखो मलाई में फैट होता है तो नुकसान करता है, तो कुछ लोग दूध की मलाई निकाल लेते हैं, या दही के ऊपर मलाई निकाल लेते हैं, तो काफी मलाई इकट्ठा हो जाती है, तो उसे घी निकालते हैं। ये जानते हो? यस सर। कैसे घी निकालते हैं, कोई बताएगा?
सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, नहीं मक्खन निकालते हैं सर मथनी से। क्या? हाँ, मथनी से मथते हैं। क्या है, इकट्ठा कर लिया फिर मथनी लेकर मत दिया, तो उसमें क्या होगा, जो भारी चीजें होती नीचे होंगी, जो हल्की होगी ऊपर आ जाएगी, जो सॉल्युबल होगा नीचे बढ़ जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा ऊपर हो जाएगा, जो घी होता है क्या होता है, फैट होता है, इनसॉल्युबल होता है ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, इसको देहाती भाषा में समझ लो कि मथनी से पकड़ के मत देंगे, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग भारी चीजें नीचे बढ़ जाएंगी, हल्की ऊपर आ जाएगी। तो जब भी तुम दही इकट्ठा किया और मथनी लेके उसको मथे तुम, तो क्या होगा कि कुछ ना, जब उसमें हल्का हल्का देखिए रोले बनने लगते हैं अंदर गोल गोल, तो हम समझ जाते हैं घी छूट रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। जब थोड़ा सा पानी डालते हैं तो मतलब बजिंग साउंड के साथ इकट्ठा हो जाता है, एक मेजर पीक बनता है, एक मेजर पीक बनता है पीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मेजर पीक को उठाएंगे, उठा के नीचे रख देंगे, किनारे रख देंगे दूसरे बर्तन में, मतलब कुछ निकाल लिया हमने, माखन निकाल लिया उसका। उसके बाद क्या करें, फिर मथनी लेके मथेंगे, तो फिर कुछ इकट्ठा होगा। तो एक बात बताओ, अब जो इकट्ठा होगा वो उसका अमाउंट पहले की तुलना में ज्यादा होगा कि कम? कम कम। तो पहले तो तुम्हें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मेजर पीक मिला, उसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक माइनर पीक मिलता है, और माइनर पीक में क्या करोगे, जो निकालोगे उसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो यूज करते हैं वो कभी भी मेजर पीक यूज नहीं करेंगे, जो यूज करते हैं उसको माइनर पीक बोलते हैं। माइनर पीक को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये जो सैटेलाइट डीएनए है उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस है, सैटेलाइट डीएनए के क्लासिफिकेशन का बेसिस है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी डीएनए है उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पीक मिलते हैं। पहले मेजर पीक मिलेगा, उसको छोड़ देंगे, जो हमारा टारगेट है वो माइनर पीक है, तुम जानते हो। उसी माइनर पीक को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। यू नो व्हाट, दिस सैटेलाइट डीएनए इज कंसीडर्ड एज इंट्रॉन, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, जिनके बारे में हमने बोला था, बट दिस इज गोइंग टू शो what going to play a dynamic role in chromosome structure, dynamics and evolution। हमने क्या बोला, बता एक बार बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराए तो सबसे पहले कौन सा पीक मिला? मेजर पीक, फिर कौन सा? माइनर पीक, माइनर पीक को हम लोग कौन सा डीएनए बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए, अच्छा, सैटेलाइट डीएनए का दूसरा नाम बताओ। इंट्रॉन। तीसरा नाम बताओ। जंक डीएनए। जंक डीएनए। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन के कितने बेसिस हैं? 3। ऐसे छोटा बच्चा बन जाओ, बोलो बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन। एक और बोलो बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन। मतलब ये एटी रिच है कि जीसी रिच, ये बेस देखना है, एटी रिच है कि जीसी रिच। अच्छा जल्दी बताओ, प्रोकैरियोटिक डीएनए एटी रिच है कि जीसी रिच? देखते कौन बता दिया? जीसी रिच। वेरी गुड, जीसी रिच। वेरी गुड। अच्छा यूकैरियोटिक डीएनए 80 रिच। अच्छा, एटी रिच डीएनए का टीएम वैल्यू ज्यादा कि कम? कम, ज्यादा। थोड़ा तो मेहनत करो, एकदम जुट जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो बताओ, सैटेलाइट डीएनए के क्लासिफिकेशन में कितने बेसिस हैं? 3। सबसे पहला क्या है? बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन। बोलो बेस कंपोजिशन, समझो। दूसरा है लेंथ ऑफ सेगमेंट। बोलो बोलो, लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट। बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट। खोपड़ी भरो, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट। और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। जो भी करो उसमें इतना डूब जाओ तो उसका पूरा मजा आए तुमको। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है कि कोटा पूरा करे, नहीं, उस पर टूट पड़ो।
मौका मत दो उसको। हमने क्या बोला तुमसे, सैटेलाइट डीएनए की क्लासिफिकेशन के कितने बेसिस हैं? कौन कौन से हैं? Base composition, length of segment, number of unit. जल्दी बताओ। बेस Composition, जानबूझ के ऐसे ही बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। बेस कंपोजिशन बोलो। base base composition, Base composition, length of segment, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। number of repetitive unit. वेरी गुड, गुड गोइंग। बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। सुनो, इन तीनों बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को दो भागों में बांट दिया, वीएनटीआर, वीएनटीआर और एसएसआर। एसएसआर, ए माय गॉड, ये आप क्या लिखिए, एसएसआर control चला गया बेचारा, सबको दुखी करके चला गया। बताओ, सारा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। पता है, जो लोग लाइफ में मिलते हैं केवल डिच करने के लिए मिलते हैं। कभी भी भरोसा, मेरी स्टेटमेंट याद रखना, द नाइसर द वुमेन, द नाइसर द मैन सीम्स टू बी, द मोर सस्पिशियस यू शुड बिकम। जिंदगी में जो जितना नाइस लगे उससे उतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। समझ रहे हो? जो बहुत मीठी मीठी प्यारे करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, समझो बहुत खतरनाक है। समझ रहे हो ना? कोई किसी की मदद नहीं करता है। कहां से आ गया? चलो ये बताओ, सैटेलाइट डीएनए कितने तरह के हैं? दो. कौन कौन से? VNTR, SSR, SSR, वीएनटीआर और SSR. SSR. इसको हटा दे जल्दी, नहीं तो हमको कुछ याद आ जाएगा तो दिमाग खराब होगा। वीएनटीआर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। रिपीट। एसएसआर का मतलब सिंपल सीक्वेंस रिपीट। अच्छा, अभी हम तुमको कुछ बता रहे थे, पता है, हम पहले उंगली पकड़ते थे, हाथ पकड़ लेते थे, पूरा पकड़ लेते हैं। समझ रहे ना? मतलब क्या है मेरा, कि पहले धीरे 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 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एकदम पूरा मारेंगे छाप से। धीरे धीरे देखो, अभी तुमको बताया था कुछ देर पहले, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उसमें हमारे बेसिस पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग क्या लेते हैं? एसएसआर की वीएनटीआर। VNTR. तो हमने तुमको बोल दिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डेंसिटी ग्रेडेड सर्टिफिकेशन में एक मेजर पीक बनता है, एक माइनर पीक बोलते हैं। तो माइनर पीक बनता है, हम जो टारगेट हमारा माइनर पीक में भी हमारा क्या टारगेट है? वीएनटीआर की एसएसआर। VNTR. समझ गए? इस वीएनटीआर से हम बनाते हैं रेडियोग्राम। क्या बनाते हैं? रेडियोग्राम। जो ग्राफ बनता है उसको रेडियोग्राफ बोलते हैं। वीएनटीआर का साइज, इसका जो साइज होता है, साइज 0.2 to 20 kb। 0.2 to 20। वीएनटीआर का साइज 0.2 to 20 kb। जीरो। बता वीएनटीआर का साइज क्या है? 0.2. जरा लिख जाओ फटाक से, जल्दी लिख जाओ। अब अगला टॉपिक है स्टेप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ टेक्निक सिखाएंगे। बेटा अगर लिख गया हो तो मिटा जाए। Yes, sir. मिटा देना। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? Density gradient centrifugation. अच्छा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो कितने तरह के पीक मिलते हैं? दो. कौन कौन से? दो. Major और minor. हमारा जो इंटरेस्ट है मेजर में कि माइनर में? Minor. अच्छा, जो माइनर है उसको जंक डीएनए, डीएनए की वो इंट्रान है, क्या है? सभी. अच्छा एक बात बता दो, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में कि दोनों में? प्रोकैरियोट की, यूकैरियोट की, प्रोकैरियोट की, यूकैरियोट की, बोल जल्दी बताओ। दोनों. वेरी गुड, दोनों ना। इडियट्स 0 नंबर पाओगे। प्रोकैरियोट में इंट्रान नहीं होता,
इसीलिए प्रोकैरियोट का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता है। समझे? उल्लू बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लिखोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नॉट पॉसिबल इन प्रोकैरियोट। तो सर वो बीएसी क्या था फिर? क्या? कुछ नहीं। ये भगवान वो वेक्टर होता है, वो क्लोनिंग करने के लिए। हाँ। बीएससी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो क्लोनिंग करता है। वो क्लोनिंग है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी। हाँ। ठीक है, देखो जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नॉट पॉसिबल इन प्रोकैरियोट, ये बोर्ड में आएगा, आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। नॉट पॉसिबल इन प्रोकैरियोट बिकॉज दे हैव नो इंट्रॉन, बिकॉज दे हैव नो इंट्रॉन। जल्दी बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोकैरियोट की यूकैरियोट की दोनों? यूकैरियोट। कैरियोट। किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें इंट्रॉन नहीं होता। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं हम लोग पैटर्नल डिस्प्यूट, फोरेंसिक डिस्प्यूट, इवोल्यूशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वो हमने कहा वन पैटर्नल डिस्प्यूट फोरेंसिक के लिए, कि पैटर्नल फोरेंसिक इवोल्यूशन के लिए, कि पैटर्नल फोरेंसिक इवोल्यूशन जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि चारों के लिए, कि पहला दूसरा के लिए, कि दूसरा तीसरा के लिए, पहला चौथा के लिए? कौन? सभी के लिए। सभी के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? गुमनाम, नाम गायब। हेलो, सात्विक। तुम्हारी आवाज कैसे आ रही है यार? हो गया बेटा, मिटा दें? जी सर। अब सुनना, अब जो है हम देखने जा रहे हैं, एक टेक्निक होती है, बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। जो ब्लॉटिंग टेक्निक है एक सेपरेशन टेक्निक है, ऐसे समझ लेना। सेपरेशन टेक्निक ये 12th में बोर्ड एग्जाम में कराया जाएगा। सेपरेशन टेक्निक देखो, तो हम ब्लॉटिंग टेक्निक तुमको नहीं पढ़ाएंगे, बट ट्रिक दे देंगे जिससे सब निकल जाएगा। ऐसे याद रखना, स्नो ड्रॉप, SNOW DROP। अच्छा, ये सबको याद रहेगा कि नहीं? स्नो ड्रॉप। यस सर। यस सर। ये देखो, ओ का मतलब ओ, जीरो, उल्लू, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बट बाकी सबके मतलब हैं। हमने कहा S फॉर साउथ, सदर्न, SOUTHER, सदर्न ब्लॉटिंग, ये होता है डीएनए के लिए। N फॉर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये होता है आरएनए के लिए। W फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये होता प्रोटीन के लिए। जल्दी बताइए, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए है? डीएनए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। हाँ, अच्छा एक बात बता दो, कितने तरह के ब्लॉटिंग हमने बता दिए? 3। बोलो कौन कौन से? सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। अच्छा, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है? डीएनए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन। अच्छा, चलिए 3 बज गया, कल इसके स्टेप्स में देखेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज तो अपना रिवाइज करा दिया, अच्छे से करा दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सर।